नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका फेसबुक के लाइव सेशन पर। माई वीज़ा ओवरसीज़ के ऑफिस से मैं लाइव हुई हूँ आप एक बार फिर। और हमारे साथ हैं मिस्टर दीप अरोड़ा, माई वीज़ा ओवरसीज़ के जो डायरेक्टर हैं। थैंक यू। और हमेशा की तरह आपके साथ हम एज़ प्रॉमिस्ड अपने टाइम पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे कि सिर्फ ये पता होता है स्टूडेंट्स को कि हमने बाहर जाना है, पर ये पता नहीं होता। तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किसके लिए कौन सी कंट्री जेन्युइन है, जेन्युइन इन द सेंस कि कौन एक्यूरेट है, अप्रोप्रिएट, जहाँ पर हम चूज़ करते एलिजिबल ऐसे कैसे हैं? उनकी एलिजिबिलिटी बनती हो, उनका बजट उसमें आता हो, और जो यूज़फुल भी हो, जहाँ पर स्टडी करने जाएं या आफ्टर लाइफ उनकी जो भी है वो भी अच्छे से उनको जो करियर में भी उनका जो हेल्प हो सके, इस तरह से कुछ स्टडी के बारे में जो काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया था। और दूसरी तरह के हमारे पास जो लोग आते हैं जिन्हें घूमने फिरने जाना होता है, टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं, बट जैसे एज ए लेमन उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। हमारे पास पैसा है, हमारे पास टाइम भी है, हम घूमने फिरने जाना चाहते हैं और भी लाइफ में अपना कुछ एक्सपोजर करना चाहते हैं, कि कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ कंट्रीज़ और वहाँ का लाइफस्टाइल या फिर कुछ और ऑप्शंस हम देखना चाहते हैं। तो उस बारे में आप हमें गाइड कीजिए कि विजिटर वीज़ा जो हम बात करते हैं या टूरिस्ट वीज़ा, एक तो बेसिक उनमें क्या डिफरेंस है और कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाया जा सकता है। मान लीजिए मैं आई हूँ आपके पास और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, तो आप मुझे बताइए, गाइड कीजिए कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। जी सर। बिल्कुल ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच सोनिया, अपना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए। एज़ यूजुअल आप बहुत डेडिकेटेड रहती हैं, बड़ी एनर्जेटिक रहती हैं क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए। हमारी भी यही कोशिश होती है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ के जो व्यूअर्स हैं उनको गाइडेंस दी जाए। तो सबसे पहले सभी व्यूअर्स का बहुत हमारी तरफ से, माई वीज़ा की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। और आज का जो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैडम ने, सोनी मैम ने बताया कि लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें बाहर भेज दो घूमने फिरने के लिए, या कहीं पर वो एक बात करते हैं कि सर कोई काम भी मिल जाए वहाँ पर तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो खैर काम के लिए तो हम किसी को गाइड नहीं कर सकते हम ऐसा, क्योंकि माई वीज़ा ओवरसीज़ जो कि पंजाब से ऑपरेट कर रहा है, तो वी आर नॉट ऑथराइज फॉर एनी वर्क परमिट्स। तो सिर्फ हम घूमने के लिए कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो अब सबसे पहली बात आती है कि घूमने कहाँ जाना है, कैसे कैसे सिनेरियोज़ हैं, क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी से ऑपरेट कर रहा है, और हमारा जो मेन ऑफिस है वो लुधियाना में है, और सेकंड जो हमारा ब्रांच ऑफिस है वो श्रीगंगानगर राजस्थान में है, और मिस्टर सिकंदर वहाँ से काम कर रहे हैं। और कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है रिगार्डिंग इमिग्रेशन, तो बहुत एक्सपर्ट है अपने काम में मिस्टर सिकंदर, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। 10 to 6 आप वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं, और लुधियाना में आपने मुझसे मिलना हो तो 9815873700 पे आप अपॉइंटमेंट लेकर 10 to 6 मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमें बाहर भेज दीजिए घूमने के लिए, जी राइट। अब उनको कई बार ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं वो किसी के ट्रैप में बड़े इजीली आ जाते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं, हमारी 100% यही कोशिश होती है कि हम उनको जेन्युइन एंड जो उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो जहाँ पर जा सकते हैं उनको सीधी बात कर दें। जी। सीधी बात करते करते हमें कई बार परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ता है कि हम जब कहते हैं, अब एक पर्सन आता है वो कहता है कि सर मेरी उम्र 28 साल है और मैं अभी 10-12 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास इनकम प्रूफ नहीं है, पर मुझे कनाडा जाना है। तो मैं या हमारी टीम जो है वो स्पष्ट तौर पे ना करती है कि भैया तू कनाडा नहीं जा सकता। और कई बार वो बैक बाउंस करते हैं, बड़ा गलत बैक बाउंस होता है कि सर आपको किसने अथॉरिटी दे दी कि आपको ये बात कहने के लिए कि हम कनाडा नहीं जा सकते, मैं तो सर कनाडा आपको जाके दिखाऊंगा। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरे भाई आप फ़िलहाल की डेट में कनाडा नहीं जा सकते, क्योंकि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कनाडा के मुताबिक नहीं बनता, या किसी भी कंट्री के मुताबिक जहाँ पर मैं ना करता हूँ। तो हम बड़ा सोच के ना करते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स बात करते हैं। कई जो व्यूअर्स होते हैं हमारे, या कई मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि सर आपने ये ऐसा क्यों कह दिया, आप कौन सी भगवान लगे हो कि आपने कैसे कह दिया कि हम नहीं जा सकते। तो हम कहते हैं हम भगवान नहीं हैं, बट इमिग्रेशन का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि आप पैसा मत ख़राब करिए। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, सपोज़ वो अब वो उनके माइंड में क्या है, वो आपसे कितना पैसा ले लेते हैं तो कह नहीं सकते, बट आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आप पूरी करते। तो इस सीरीज़ को, इस थॉट को आगे यदि हम लेके जाएं, तो
जब मेरे पास या मैम के पास कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि हमें किसी भी कंट्री में भेजिए जहाँ पर हम आगे सेटल हो जाएं, हमें काम मिल जाए, तो उसके बेसिस पे हम बताइए। तो हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उस बेसिक क्वेश्चंस के बेसिस पे हम बता देते हैं कि आप कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब दो किस्म के वीज़ा होते हैं बेसिकली, मेन जो है वो एक होता है टूरिस्ट वीज़ा, एक होता है विजिटर वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में आप घूमने के लिए जाइए, आप टूरिज्म में जाते हैं तो यू आर एलिजिबल टू गो टू एनी कंट्री ऑन टूरिज्म बेसिस। जो आपका जो बेसिक क्वेश्चन ये रहा कि सपोज़ आपने किसी कंट्री में जाना, तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमारे माइंड में ये होता है कि आप सपोज़ एक ऐसी कंट्री जाना चाहती हैं जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर्ड है। अब कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएस है और यूके है। ये ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं या शेंगन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपकी सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। तो सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आपको आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न्स है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल की रिटर्न्स रिक्वायर्ड रहती हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए। हम 3 साल की जो रिटर्न्स हैं वो रिक्वायरमेंट में लाते हैं। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है आईटीआर के बाद, फॉर्म 16, जो किसी मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस में, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक फॉर्म 16 होता है। तो उसके बेसिस पे वो सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं। अब कितना उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है वो बताता हूँ मैं। और थर्ड है आपके पास जो हमारे फार्मर्स भाई बहन हैं और वो जाना चाहते हैं, तो उनके पास जे फॉर्म होता है, जिसे जमाबंदी फॉर्म कहते हैं। तो ऐसे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे मैंने आईटीआर बताया या फॉर्म 16 बताया या मैंने जे फॉर्म बताया। अब ये सारा डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में किस एज में कितनी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। जो मैंने ये 5-6 कंट्रीज बोली हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, तो ये 5 कंट्री में एज वाइज, जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, तो आपको मानवता के आधार पे आपको वीज़ा मिलता है। कनाडा में यदि आपकी एज 25 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, तो कोशिश ये करिए कि आपकी 10 लाख के करीब या 9 से 10 लाख के करीब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हो या आपकी फॉर्म 16 हो। आप एक अच्छी स्टेज पे होंगे तभी आप कनाडा के लिए सोच सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि यदि आपके फॉर्म 16 में, जैसे मैंने बताया कि 9-10 लाख होंगे, तो 30 से 40 साल की एज के लिए थोड़ा सा आप इसको डाउन कर सकते हैं। आईटीआर या फॉर्म 16 आपके 7 से 8 लाख के हो जाए, तभी आपका वीज़ास के चांस बन जाते हैं। और यदि आपकी एज 45 प्लस है, तो आपके पास 5.5-6 लाख की आईटीआर भी हो या फॉर्म 16 हो, तभी आपके वीज़ास के चांस बढ़ जाते हैं। राइट, अब ये तो होगी कि एज फैक्टर और प्लस इनकम प्रूफ। अब बैंक में कितने पैसे चाहिए आपको? बैंक में क्या आपको फंड्स जो हैं वो दिखाने पड़ते हैं ताकि वीज़ा अफसर ये सोचे कि आपने 10, 15, 20 दिन के लिए वहाँ पर जाना है, तो क्या आपके पास क्या सोर्स ऑफ फंड है कि जो आपके बैंक्स में पड़े हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसान विकास पत्र या कोई ऐसे पीपीएफ ये मत लगाइए। आप अपने अकाउंट को शो करने के लिए प्योर सेविंग अकाउंट ही दिखाइए। कई लोग कहते हैं सर हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारे पास शेयर मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है। तो अब शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत अनसर्टन मार्केट है, तो वहाँ पर कभी भी शेयर मार्केट है वो गिर सकती है। राइट, तो सेविंग अकाउंट में आपके पास कितना पैसा है वो मायने रखता है। अब वही रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि मान लीजिए आपकी एज 25 से 30 साल के बीच है, तो आपको 15 से 20 लाख रुपए आपके बैंक में 6 महीने पर आना चाहिए। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये कोई फाइनल क्राइटेरिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने जो बोला ऐसे ही होता है। तो इसके नज़दीक आपके पास सोर्स ऑफ फंड या आपके पास फंड शो करने के लिए हैं, तो वीज़ास के चांस बढ़ जाते हैं। तो बाकी सपोज 30 साल से आपकी एज 40 के बीच में है, तो आपके पास 10 लाख के करीब हो जाए। 40 से 50 है तो 8-9 लाख के करीब हो, यानी 50 प्लस है तो 6-7 लाख रुपए भी आपके अकाउंट में है 6 महीने पे आने, तो वीज़ा लग जाता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके के लिए। यदि मैं बात करूँ शेंगन कंट्री के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है वहाँ पर। रिलैक्सेशन में आपको आपकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो बहुत मायने रखती है। लेट्स सपोज आपने शेंगन कंट्री जाना है, तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा रिस्की बन जाता है। ऐसा नहीं कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगता, बट आप कोशिश करिए कि एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप हो, ये जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है एंड दुबई का जो एरिया है वहाँ पर आप हो जाते हैं, तो आपके जो चांसेस हैं शेंगन के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि मैं इसको समराइज़ करूं, तो ये मैंने जो 6-7 कंट्रीज़ बोली हैं, तो इसमें आपके सोर्स ऑफ फंड मायने रखती है, आपकी बैंकिंग मायने रखती है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो मायने रखती ही है।
साथ में आप काम क्या करते हैं? यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब आप बताइए कि उसमें आपकी अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी ऑफर लेटर्स, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी एनओसी, ये सारी मैटर करती हैं। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आप बिज़नेस के बारे में बताइए कि आपके पास बैलेंस शीट है, जीएसटी है, आपके पास जो टैक्सेशन है वो सारा बताइए। तो ऐसे सारा आप घूमने के लिए जा सकते हैं। सर एक और लेडीज से रिलेटेड अगेन जी, क्वेश्चन जी, जी, अभी प्लीज़। आजकल मेरे दिमाग में वो चल रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, प्लीज़ क्लाइंट्स आने हैं प्लीज़, हमारे, तो प्लीज़। ज़रूर हम उनको भी जस्टिफाई करना चाहेंगे जी, आपसे। जी। तो अगर आप जैसे कहते हो कि सोर्स ऑफ इनकम दिखाना ज़रूरी है, आईटीआर दिखाना ज़रूरी है, मान लीजिए एक हस्बैंड है, बिजनेसमैन है, वो कमा रहे हैं, उनकी आईटीआर है, टैक्स भर रहे हैं वगैरह, तो उनकी वाइफ जो है उनकी आईटीआर भी नहीं है, हाउसवाइफ हैं, और एक बच्चा है मान लीजिए माइनर है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या वो घूमने नहीं जा सकते? जी। या फिर कैसे उनके लिए क्या? बिल्कुल वो घूमने जा सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हस्बैंड की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो थोड़ी सी हायर लेवल पे होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अब 40 प्लस एज हो चुकी है और फॉर एग्जांपल 6-7 लाख रुपया वो कमा रहे हैं, तो लेट्स सपोज उनकी जो को पार्टनर है वो वर्किंग में नहीं है, तो ये चीज़ें फिर 2-3 लाख प्लस होके 10 लाख के करीब हो जाती हैं, ताकि उनकी जो स्पाउस है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तो 10 लाख के करीब कमाइए, तो फिर जो उनकी वाइफ है वो यदि हाउस मेकर है तो शी इज़ एलिजिबल, उनके जो किड्स हैं वो भी साथ में जा सकते हैं। बाकी बात करें सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और दुबई के लिए, इसमें कोई इतनी सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज़ में हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, तो क्या कुछ इजी होता है कि जहाँ पर हमारे रिलेटिव्स हैं हम प्रेफर करें, या कोई कुछ इजी है उसमें कि जाना? जी, देखिए इजी और डिफ़िकल्ट का जो मीनिंग है ना, ये हमारे माइंड में रहता है कि हमारे वहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन आया तो वो वहाँ पर इन्विटेशन दे दे तो वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। बात सारी आती है पर्पस की, कि आप वहाँ पर सपोज़ आपके वहाँ पर चाची जी की बेटी है या मम्मी वहाँ पर है, या कोई ऐसे रिलेशनशिप आपके वहाँ पर है जो आपको लगता है कि आप वहाँ से इन्विटेशन लेके आपको ईजी रहेगा, क्योंकि होटल की स्टे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आप उनका घर का स्टे दिखा सकते हैं। अब इसके पीछे कई फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है कि जो इन्विटेशन दे रहे हैं, क्या उन्होंने कितने लोगों को पहले ऑलरेडी इन्विटेशन दी हुई है और कितने लोगों को वीज़ा ले लिया, तो ये सिर्फ ये इन्होंने बिजनेस नहीं बना लिया हुआ, पहली बात। दूसरी बात, क्या उनके पास सोर्स ऑफ फंड इतने हैं कि वो आपको संभाल सके? क्या उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है घर का कि जहाँ पर वो आपको रहने के लिए जगह दे सकें? या उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, या स्पेसिफिक पर्पस क्या है? लेट्स सपोज उन्होंने कोई गृह प्रवेश करवाना है, या कोई किसी का कोई बर्थ हुआ है, या कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हुई है जहाँ पर आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, देन वीज़ा ऑफिसर ये देखकर आपको वीज़ा दे सकते हैं। या कोई मेडिकल बैकग्राउंड पे आप जाना चाहते हैं किसी की हेल्प करने के लिए, केयर करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो सॉलिड हो, जहाँ पर वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो कि यस कि ये पर्सन वहाँ पर जाएगा तो उनको वैलिडेशन होगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गेटिंग वीज़ा आप कहें कि मुझे दे दो इन्विटेशन, तो वैसे वाले तो वैसे हम मूर्ख बना लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और बाकी सब सेम है कि बेशक विजिटर वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, तो मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा मिल जाता है कि अलग अलग। हाँ, इसमें फ़र्क होता है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स हैं। अब शेनेगन की बात करें तो मल्टीपल ऐसे ही वीज़ा नहीं मिलता, एक टाइम का वीज़ा मिलता है। हाँ, जब हम बात करते हैं कनाडा की एंड यूएसए की, यूके की छोड़ दें तो बाकी जो मैंने कंट्रीज़ बोली इसमें 10 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा मिलता है। जैसे कनाडा और यूएसए के लिए 10 ईयर का मल्टीपल वीज़ा मिलता है। आप 6 महीने स्टे करिए, वापस आइए, पर्पस से जा सकते हैं आप। या फिर जितना पासपोर्ट वैलिडिटी। हाँ, वो डिपेंड करता है, जब पासपोर्ट वैलिडिटी पे डिपेंड करता है, और कई फैक्टर्स होते हैं। जरूरी कि आपका 10 साल का वैलिड पासपोर्ट, 10 साल का वीज़ा मिलेगा, 2 साल का वीज़ा भी मिल सकता है। तो इट इज़ अ सोल डिस्क्रिशन पावर ऑफ द एम्बेसी ऑफिसर, तो ये हम नहीं कह सकते। क्या तो बात करते हैं कि बाकी जो कंट्री, जैसे मान लीजिए अब शेंगन कंट्री है तो 89 डेज़ तक का वीज़ा मिलता है, वो भी सिंगल एंट्री पे। अब दोबारा आपको वापस आ गए तो फिर दोबारा वीज़ा लेना पड़ता है। तो ऐसे कुछ मल्टीपल कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप मल्टीपल बार आ जा सकते हैं। मैंने जैसे कनाडा और यूएसए की बात की है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर यदि, हाँ, जैसे मान लो आप यूके में आपने वीज़ा अप्लाई किया और वो अपने मल्टीपल वीज़ा अप्लाई किया तो फिर आप जा सकते हैं। मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है वो आपको मल्टीपल वीज़ा दे देती हैं। जी। तो सर ऑलमोस्ट काफ़ी पॉइंट्स कवर हो गए हैं। कुछ आपके पास और अगर लगता है डिस्कस करने के लिए जी, तो आप ज़रूर हमें ऐड ऑन कर दीजिए। देखिए, मैं वैसे तो काफ़ी कुछ आपने बहुत अच्छा पूछ लिया और कोई ऐसा पॉइंट आपने नहीं छोड़ा जहाँ पर किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो।
हमारा मेन मकसद जो रहता है वैल्यू एडिशन का, जो आपने पूछा, वो यही है कि आपका यदि पर्पज़ वहाँ पर घूमने का है या विज़िट करने का, तो यही पर्पज़ रखिए। 90% जो लोग होते हैं वो कहते हैं बस हमें एक बार भेज दो, वहाँ पर हम सेटलमेंट कर लेंगे, वहाँ पर हम वर्क परमिट ले लेंगे, वहाँ पर हम PR ले लेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। ऐसा स्टार्टिंग लेवल पे नहीं करना चाहिए, इतना सिंपल नहीं होता। यदि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, अब कई जो देश हैं, कई कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ऐसा रूल्स है कि आप घूमने फिरने आते हैं, आप वहाँ पर विजिट पे आते हैं, यदि उनको लगता है कि वो आपकी स्किल को देख के आपको वर्क परमिट इशू करते हैं तो इट्स गुड। हर एक इंसान इसके लिए एलिजिबल नहीं होता। तो माई वीज़ा ओवरसीज़ की तरफ से यही एक प्रिंसिपल लिया जाता है कि इलीगल इमिग्रेशन हमेशा ही हम इसके खिलाफ बोले हैं। जिन्होंने घूमने फिरने जाना है वो वहाँ पर घूम फिर के वापस अपनी होम कंट्री आइए, ताकि बाकियों के लिए भी इजी रहे और हमारे जो कंट्री का नाम है वो भी रोशन हो सके। जी बिल्कुल, आप जितना जेन्युइन रहेंगे, जितना ऑनेस्ट रहेंगे, आपका भी वेलकम अच्छे से होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही कहने का मतलब बिफोर द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, और आपको वहाँ घूमने फिरने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और ज़रूर अपनी सेहत का, खाने पीने का भी ध्यान रखिए जब आप घूमने जाते हैं। और ये एक सीरीज थी हमारी, एक पिछले सेशन से भी रिलेटेड। आप ज़रूर हमारा पिछला वीडियोस देखिए, जिसमें हमने आज जैसे हमने विजिटर वीज़ा की बात की है, लास्ट सेशन में हमने स्टडी वीज़ा के बारे में बात की थी। इसके अलावा कुछ क्वेरीज अगर आपकी आती हैं तो ज़रूर हम अवेलेबल होते हैं आपको आंसर्स देने के लिए, क्वेरीज को आपकी दूर करने के लिए। तो आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। एक अगेन हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और कुछ ना कुछ अपडेट्स लेकर आएँ। आगे कुछ टाइम में बहुत जल्दी हमारे पास कुछ अपडेट्स आने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे सेशन अटेंड करते रहिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे फिर 5 बजे हम फेसबुक के लाइव सेशन पर मिलेंगे हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच।